चैनल इंटरनेट लवेंजू में, जहाँ मैं आपके साथ फ्रॉम 1000 ईयर्स एगो का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यीशु जुन से रेस्ट करने के लिए कहता है और खुद उसके लिए गर्म पानी करने चला जाता है जिससे कि वो नहा सके, मतलब जुन नहा सके। और उसके जाने के बाद जुन वहीं पे आकर उस प्लेटफॉर्म पर वापस बैठ जाता है और अब उसके दिमाग में बहुत कशमकश चल रही थी। उसके दिमाग का एक हिस्सा ये जो उसने देखा, जो उसने सुना, उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, पर जुन अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने सब सबूत देखे अपने सामने और इतना तो तय था कि यीशु कोई मामूली इंसान नहीं था, कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। और अब इतना सब होने के बाद क्या वो इंसान भी था? उसे इंसान कहा जा सकता था? वो बस इतना परेशान हो गया था कि कौन सा इंसान होगा जो कि आज के टाइम पर, इस समय पर इस तरह की कठिन मार्शल आर्ट स्किल्स प्राप्त किए हुए होगा। कौन सा इंसान पानी को बॉयल कर सकता है बिना आग के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ? कौन सा इंसान आजकल की कॉमन नॉलेज भी नहीं जानता? कौन सा इंसान आजकल की डेली यूज़ करने वाली चीज़ें नहीं पहचानता, नहीं जानता? कौन सा इंसान ऐसी सुनसान से पहाड़ पर बिना खाने के सिर्फ पानी के सहारे रहता है? वो बहुत परेशान था। जितना वो इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ना यकीन करने की कोशिश कर रहा था, ये सब चीज़ें उतनी बिलीवेबल होती जा रही थी। वो अपने आप को ना थोड़ा समझदार इंसान समझता था, मतलब काफ़ी समझदार इंसान समझता था और समझदार था भी वो। पर इस समय ऐसी सिचुएशन पे उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ये इस सबको वो क्या कहे, किस चीज़ पर यकीन करे। और वो बहुत सोच में पड़ा हुआ था, परेशान हो गया था सोचते सोचते। फिर एक समय पर आके उसने कहा कि मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, जो भी है जैसा उसे वैसे ही चलने देना चाहिए। वो उठा और उसने भी वो चैम्बर छोड़ दिया और यीशु को ढूंढने चला गया। यीशु, जैसा कि उसने कहा था, वो दूसरे कमरे में एक लकड़ी के वो टब में पानी भर रहा था और फिर उसने, जिसे वो अपनी आंतरिक ऊर्जा कहता था, उसका इस्तेमाल किया और उस पानी को गर्म किया। तब तक गर्म करता रहा, तब तक उसमें से भाप नहीं निकलने लग गई। फिर उसने यीशु ने जुन की तरफ देखा, जो कि वहीं खड़ा उसे देख रहा था, उस पानी को देख रहा था। वो जुन के पास आया, उसने कहा कि तुम्हारे पास तौलिया है और कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े तो है ना? जब यीशु ने कहा, जुन ने कहा कि जी हाँ है, मेरे बैग में है। उसने एक नोट किया और फिर इसी के साथ ही वो उस कमरे से बाहर चला गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जून ने उस कमरे को देखा, वो एक कमरा ही सा था, बस उसमें फ़र्क था कि वहाँ एक टब रखा था और एक मग्घे जैसा कुछ था जिससे अब उसे नहाना था। उसने नहाया, रिफ़्रेश हो गया और फिर कपड़े पहने और वापस से यीशु को ढूंढने लग गया, निकल पड़ा वहाँ से। उसने वहाँ के हर कमरे को अच्छे से देखा, पर वहाँ पर यीशु तो नहीं था, सिर्फ किताबें उसे दिख रही थी। फाइनली उसने यीशु को एक जगह पे देखा जो कि एक बेडरूम से लग रही थी। यीशु वहाँ के एक बेड को सही करा था, उसका चादर सही करा था और पिलो सेट करा था। और जुन वहाँ जाके खड़ा हो गया उसके पास और उसने जुन की तरफ देखा और कहा, तुम अच्छा यहाँ सो सकते हो। तो जुन ने कहा, आप कहाँ सोएंगी फिर अगर मैं यहाँ सो जाऊँगा तो? उसने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अभी मेडिटेशन करने जा रहा हूँ और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ये कहकर वो चला गया। अब इस समय पर जुन उसे आखिरी बार जब से वो मिला था तब से उसे जाते हुए देख रहा था। हालांकि उसने बहुत मुश्किल से यीशु को अभी ढूंढा था, अभी जो ढूंढा था वो, और फिर उसे अकेला छोड़ के चला गया। वो कुछ समय खड़ा रहा और सोचने लगा कि यीशु का व्यवहार उसके प्रति थोड़ा चेंज हुआ है। जब उसने पहली बार यीशु को देखा था तो वो काफ़ी कोल्ड लग रहा था, सस्पिशियस लग रहा था, पर उसने अभी तक उसे कोई हानि नहीं पहुँचाई, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उल्टा उसने तो एक अनइनवाइटेड गेस्ट को यहाँ रहने दिया। उसकी सब ज़रूरतों का, जो भी बेसिक ज़रूरतें थी यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, उसका ध्यान रखा, उसका प्रबंध किया। और इतना तय था कि यीशु उससे हेट नहीं करता था, जो भी हो। उसके बाद फिर वो वहाँ खड़ा रहा और अपने ही जो उसका ख्यालों का भंवर था उसमें फंसा हुआ था। और फिर हार कर फाइनली वो उस बेड की तरफ आया, सोने का निर्णय किया। और करता भी क्यों ना, आफ्टर ऑल किसी ने उसकी तरफ काइंडनेस दिखाई थी। उसकी काइंडनेस को ऐसे रिव्यूज़ कैसे कर सकता था? यीशु ने उसे अपना बेड दिया था, अपना रूम दिया था सोने के लिए, वो उसे वेस्ट तो नहीं होने दे सकता था ना। फिर वो वहाँ पे सो गया और लेट गया। और रात बहुत ही गहरी हो गई थी,
कुछ समय का बात का बता रही हूँ सॉरी। और रात काफ़ी गहरी हो गई थी और जो जुन था वो अभी भी वहाँ पे वो इधर उधर करवट बदल रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई और फिर ज़्यादा देर तक आई भी नहीं थी और फिर वो उसकी आँख खुल गई और उसके बाद तो उसे नींद आई ही नहीं। वो बस इधर से उधर उधर से इधर करवटें बदलते जा रहा था। एक जगह पे लेटता, वहाँ नींद नहीं आती तो दूसरी जगह पे जाता, फिर वहाँ पे नहीं आती, फिर वापस अपनी पहले वाली जगह पे आ जाता। और ऐसे करते करते आधी रात हो गई और अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उससे वो नहीं सो पा रहा था, शायद पतले गद्दे के कारण, ठंड के कारण, या जगह जो चेंज हुई थी उसके कारण, या फिर जिस सिचुएशन में अभी वो है ऐसी अजीब सी, उसके कारण वो सो नहीं पा रहा था। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर उठ के बैठ गया और हल्की आवाज़ में बोला, मैं नहीं सो सकता यहाँ पे, नहीं सो सकता। और हालांकि जो वहाँ का अलमारी के अंदर का टेम्परेचर था वो कंफर्टेबल था सोने के लिए, लेकिन तूफ़ान आया हुआ था तो तूफ़ान से बाहर ठंड बहुत बढ़ गई थी और उस ठंड ने इस अलमारी के टेम्परेचर को लो कर दिया था, ठंडा कर दिया था। और अब आलम ये था कि जिनको उस कमरे में ठंड लग रही थी वो काँप रहा था। उसने कंबल उठाया जो वहाँ रखा था, उसे ओढ़ा और अपने जूते पहने उस कमरे से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि वो उसे कहाँ जाना है और कहाँ जाए, पर किन्हीं कारणों से वो यीशु को भी देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि यीशु क्या कर रहा है अभी। वो वहाँ से निकला और यीशु को ढूंढने लग गया। सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया कि उसे यीशु को कहाँ ढूंढना चाहिए, उस बड़े से कमरे में जहाँ पे गोल आकार का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और ट्रू इनफ यीशु वहीं था। वो उस कमरे में गया और नीचे उतर के ग्राउंड फ्लोर पर आ गया और वहाँ यीशु को देखने लग गया। यीशु का वस्त्र बिल्कुल तना हुआ था, उसकी आंखें बंद थी, उसके लेग क्रोस थे, वो फिर से अपनी साधना में लीन था। और जिनको पता था कि यीशु के सेंसेस बहुत तेज़ है, उसे अभी तक पता चल गया होगा उसके यहाँ ना होने का, वो बिना देखे भी उसके प्रेजेंस को नोटिस कर सकता है, जैसे पिछली बार किया था। उसने सोचा कि अब जो आ ही गया है वो, अब वो अगर यहाँ से जल्दी निकल भी जाता है तो अभी वो यीशु के शार्प सेंसेस से बच नहीं सकता था। फिर भी यीशु ने इस बार उसे टोका नहीं और न ही उससे पूछा कि वो क्यों आया, क्या आया। और जुन ये सब देख के थोड़ा सा हैरान था। उससे मैंने सोचा मिस्टर साहब नाटक कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं कि मैं आया हूँ यहाँ पे, और जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। फिर भी ये बोलकर उसने फिर भी शोर कम मचाया और हल्की, जितना कम शोर हो पाए उस कम शोर के साथ वो गया, धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि यीशु की आंखें तो बंद ही थी, उसके जो शोल्डर्स थे वो हल्के हल्के राइज और फॉल हो रहे थे। उसने मैंने सोचा लगता है मिस्टर साहब सो गए हैं या फिर गहरे ध्यान में है, जिससे उन्हें अपने आसपास की गतिविधियों का पता नहीं चला। उन्हें ध्यान नहीं रहा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया। अब जीजू तो अपने ध्यान में था और वो रिएक्ट भी नहीं कर रहा था। तो इस मौके का जुन ने फ़ायदा उठाया। उसने सोचा कि क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, और उसने जीशु को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उसके चेहरे को। जब जीशु ने पहली बार जुन ने पहली बार जीशु को देखा था, तभी उसे वो बहुत हैंडसम लगने लगा था। वो वहाँ बैठ कर उसे देखे जा रहा था। उसकी आईब्रोज काफ़ी अलग सी थी, काफ़ी डिस्टेंस थी। उसकी नोज़ का स्लोप बहुत एलिगेंट था। उसकी आईलैशेस बहुत बड़ी थी, मतलब इतनी लंबी थी कि अभी उसने आंखें बंद कर रखी थी तो उसकी आँखों के नीचे वो छाया सी आई थी उसके चेहरे पर। उसके होंठ बहुत पतले से थे और ऑलमोस्ट कलरलेस थे, पर काफ़ी सॉफ्ट लग रहे थे दिखने में। यीशु काफ़ी हैंडसम इंसान था, बहुत ही हैंडसम, लेकिन वो जिस तरह का दिखता था ना, उसमें सिर्फ हैंडसमनेस नहीं थी, उसमें एक अलग तरह की डिग्निफाइड ग्रेस थी, एक अलग तरह की ब्यूटी थी जो पहले लड़की अपनी लाइफ में देख रखे थे इंटरनेट पे, रियल लाइफ में उनसे बहुत अलग थी। वो उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब नहीं कर पाता था, नहीं कर सकता था उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब। जिनके लिए यीशु का चेहरा एक बहुत मेस्मराइजिंग चेहरा था। इतनी खूबसूरती उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी पहले।
हालांकि वो पहली बार उससे आज मिला था और उसके बारे में जानता भी नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, बहुत कम कुछ जानकारी थी उसके पास। पर वो फिर भी दूसरे के प्रति एक खिंचाव सा महसूस करता था। एक खिंचाव, एक ये चीज़ स्ट्रेंज थी, वो खुद जानता था, पर एक यही चीज़ थी जिससे वो अभी अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करता था, जिससे वो डिस्क्राइब करता था कि वो क्या फील कर रहा है यीशु के लिए। वो दोनों एक स्ट्रेंजर्स से थे, दो स्ट्रेंजर जो एक जगह पर साथ हैं, लेकिन जून उसका दीवाना होता जा रहा था। हर बदलते पल के साथ, हर बीतते पल के साथ उसका दीवाना होता जा रहा था। और वो वहाँ ये सोचते सोचते कि ये खूबसूरती बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगी। ये इंसान जिसके सामने बैठा है, जो अपने आप में एक इटर्नल ब्यूटी है, उसे ना कोई देख पाएगा उसके अलावा, और ना ही कोई अप्रिशिएट कर पाएगा। ये सोचते सोचते वह वहीं पे लेट गया और उसने एक हाथ से उस अपने सर पर अपना मतलब पिलो बनाया और वो जो कंबल लेके आया था वो ओढ़कर वहीं लेट गया और यीशु को देखने लगा। वो जितना उसे देख रहा था उतना ही उससे नज़रें हटाना मुश्किल हो रही थी। फिर मिनट्स घंटों में बदले और जून भी आखिरकार सो ही गया। और ये ऐसा नहीं सोया था जैसे कि वहाँ सोया था उस कमरे में। ये नींद गहरी थी, बहुत गहरी, बिना सपनों की। वो यहाँ कंफर्टेबल था, ऐसे कि जैसे वो अपने घर में हो, अपने बेड में हो, अपने कमरे में हो। बहुत सुकून में था वो। और जैसे ही वो जो अपनी नींद में था, वो जितने गहरी नींद में जा रहा था, जैसे ही वो और गहरी नींद में जाने लगा, उसे उठना पड़ा। एक हाथ जो उसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही तेज़ी से। जून ने अपनी आंखें खोली और देखा जाओ उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पे चिंता साफ दिख रही थी, वो बहुत परेशान था। जून ने सबको समझ में नहीं आया था कि जाओ ऐसे क्यों देख रहा है उसे। और जून ने कांपती आवाज़ से कहा, तुम उठ गए। और फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल मतलब वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो सही में, हाँ कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे कमेंट कीजिएगा। मैं अगर अच्छा लगे तो मुझे खुशी होगी और अगर बुरा लगे तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। वैसे जहाँ तक मैंने रोज़ की आज मैं थोड़ा कम अटकी हूँ, पता नहीं। और कमेंट में अच्छा ठीक है, वो तो सब तो जैसी आपकी मर्ज़ी, पर कमेंट में प्लीज़ जय वेंजू लिख दीजिएगा, क्योंकि वो नहीं लिखते तो मुझे बहुत दुख होता है कसम से। तो प्लीज़ आप जय वेंजू लिख दीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।